नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका सूर्य सदन विद्याश्रम के YouTube चैनल पर। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने यह अध्ययन किया था कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उस न्यायालय का संगठन क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसकी बनावट के बारे में हमने अध्ययन किया था, जो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। और आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम अध्ययन करेंगे सर्वोच्च न्यायालय जो है उस सर्वोच्च न्यायालय की क्या क्या शक्तियां हैं उसके बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। यह आज का हमारा टॉपिक रहेगा। प्रारंभिक तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। कई बार यहां से प्रश्न बनाए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समझाइए, या प्रश्न बन जाता है सर्वोच्च न्यायालय के कार्य बताइए, या प्रश्न बन जाता है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में बताइए। तो ऐसे बहुत से प्रश्न बन जाते हैं। तो देखिए हम एक एक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उनका उत्तर ढूंढने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, अगर मैं बात करूं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की या सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों की या सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों की, तो लगभग ये सब एक जैसे ही हैं। अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार के संबंध में, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है वो बहुत व्यापक है। तो देखिए कौन कौन से सुनते हैं। देखिए पहला क्षेत्राधिकार जो होता है उसको हम कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार है उसको दो भागों में बांट रखा है, और उसके जो दो भाग हैं उसमें से जो पहला भाग है उसे हम कहते हैं प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। और जो दूसरा है उसको हम कहते हैं प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की हम बात कर रहे थे, और पहले क्षेत्राधिकार की बात करते हैं जिसका नाम है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को दो भागों में बांट रखा है। पहला जो भाग है उसको हम कहते हैं प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, और दूसरा जो भाग है उसको हम कहते हैं प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव जो क्षेत्राधिकार है वह और प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार जो है ये दोनों भाग हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या? तो ध्यान रखना क्या अंतर है। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार जो है इसका मतलब ये है कि ऐसे कई सारे विवाद हैं जिसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। तो वह विवाद जिसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है उनको हम कहते हैं प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, या उस शक्ति को हम कहते हैं प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार की शक्ति। तो कौन कौन से ऐसे विवाद हैं जिसकी सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जाती है। तो देखिए पहले क्षेत्राधिकार, पहले की अगर बात करें हम तो देखिए संघ और राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद। तो देखिए प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का मतलब हमने ये बताया था आपको कि ऐसे विवाद जिसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, या कह सकता हूं कि जिन पर सुनवाई का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को ही है। तो ऐसे कौन कौन से विषय आते हैं। तो पहला विषय आता है कि संघ सरकार और राज्य सरकारों के मध्य अगर कोई विवाद है तो उस विवाद का समाधान करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास में रहेगा। यानी उच्च न्यायालय इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अच्छा, दूसरी की अगर बात करें हम तो देखिए कि विभिन्न जो राज्य हैं, या कह सकता हूं दो या दो से अधिक जो राज्य हैं
उन राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद। तो ये भी ध्यान रखना आप कि प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पहला जो सुनवाई का अधिकार आता है सर्वोच्च न्यायालय को, वो ये आता है कि संघ सरकार और राज्य सरकारों के मध्य अगर कोई विवाद है तो उस विवाद की सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना कि दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद है, विवाद सीमा को लेकर हो सकता है, विवाद नदी जल बंटवारे को लेकर हो सकता है, भौगोलिक क्षेत्रों को लेकर हो सकता है, किसी भी प्रकार का अगर विवाद है तो इस विवाद का समाधान जो है वो सिर्फ और सिर्फ या उस पर सुनवाई करने का जो अधिकार है वो किसके पास में रहेगा? सर्वोच्च न्यायालय के पास में रहेगा। और अगर बात करें हम तीसरे की, तो देखिए तीसरा जो रहता है उसकी अगर बात करें तो देखिए संवैधानिक प्रश्न पर, अगर मान लीजिए कोई संवैधानिक प्रश्न है और उस संवैधानिक प्रश्न जो है उसकी व्याख्या करने का जो अधिकार है वो भी किसके पास में अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय के पास में। तो ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए संवैधानिक प्रश्न को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद का समाधान भी कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो देखिए हमने अभी तक देखा सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। और प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 3 विषय रखे गए हैं जिसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय करेगा। पहला विषय है कि संघ सरकार और राज्य सरकारों के मध्य अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। और दूसरा ये रखा गया कि दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद का भी समाधान कौन या उसकी सुनवाई भी कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। और तीसरी चीज हमने ये बताई कि अगर मान लीजिए संवैधानिक प्रश्न पर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है उस विवाद का समाधान भी कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। तो ये थे सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। और हम बात करते हैं दूसरे की जिसका नाम था प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। ये क्या होता है? तो देखिए प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार का मतलब ये है कि जो मौलिक अधिकार हैं, व्यक्ति के मौलिक जो अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में अगर कोई याचिका लागू करने के संबंध में कोई याचिका डाली जाती है या याचिका लगाई जाती है, चाहे वो उच्च न्यायालय में भी लगाई जा सकती हैं और सर्वोच्च न्यायालय में भी लगाई जा सकती हैं, सर्वोच्च न्यायालय में भी लगाई जा सकती हैं। तो ध्यान रखना इस चीज का कि प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो अधिकार है वो न्यायपालिका को दिया गया है। और उसमें ध्यान रखना इस चीज का कि वह याचिका उच्च न्यायालय में भी लगाई जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय में भी लगाई जा सकती है। अर्थात कहने का मतलब उच्च न्यायालय में सीधी लगाई जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में भी लगाई जा सकती है। तो ये ध्यान रखना इस चीज का कि सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है उसमें हमने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अध्ययन किया और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में हमने पढ़ा कि एकमेव क्षेत्राधिकार क्या होता है, समवर्ती क्षेत्राधिकार क्या होता है। अब प्रश्न कैसे बनते हैं? कई बार एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछ लेता है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करें या सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को बताइए। तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना आप। आगे हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे क्षेत्राधिकार की जिसका नाम रहेगा अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो देखिए दूसरा क्षेत्राधिकार, उसकी अगर बात करें तो उसे हम कहते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार अधिकार। अब देखिए दूसरा जो क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का या उसकी जो शक्ति है या उसका कार्य जो है उसको हम कहते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय को जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है वो देने के साथ साथ में अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किए गए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भारत में उच्च न्यायालय हैं उन उच्च न्यायालय जो है उनके निर्णय के विरुद्ध अगर कहीं अपील की जा सकती है तो वो अपील कहां की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो हम कह सकते हैं ये कि उच्च न्यायालय के विरुद्ध अगर अपील कहीं की जा सकती है या उस उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अगर कोई निर्णय दे सकता है तो कौन दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है। इसलिए हम उसको किसके नाम से जानते हैं? अपीलीय क्षेत्राधिकार के नाम से जानते हैं। अब देखिए अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है इसको क्या है कि अलग अलग भागों में बांट रखा है। इसको मुख्यतः 4 भागों में बांट रखा है। हम बात करें 4 भाग कौन कौन से, तो देखिए पहला जो भाग है उसको हम कहते हैं अधिकतर क्षेत्रों में संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार।
अगले की बात करें दूसरे की, तो उसे हम कहते हैं दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरे की बात करें तो उसे हम कहते हैं फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार। और चौथे की बात करें तो उसे हम कहते हैं विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो देखिए ये चार हो गए अपीलीय क्षेत्राधिकार। पहला जो है वो कहलाता है संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, दूसरा जो है उसे हम कहते हैं दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, तीसरा जो है उसको हम कहते हैं फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार, और जो चौथा है उसे हम कहते हैं विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो ये इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है। प्रश्न ऐसा बन जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार को समझाइए, या सर्वोच्च न्यायालय के दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार को समझाइए, या प्रश्न सीधा ही बन जाता है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है ये भी। तो देखिए हम बात करते हैं पहले की, जिसका नाम था संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसका क्या अर्थ है तो सुनना। संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए उच्च न्यायालय किसी विवाद में यह तय कर दें, यह बता दें कि इस विवाद में जो संविधान है, इस संविधान के प्रश्न की व्याख्या का विवाद है, या मैं कह सकता हूं ये कि उच्च न्यायालय किसी विवाद में ये बता दें कि इस विवाद के अंदर संविधान के संबंध में किसी प्रश्न की व्याख्या करनी है। तो अगर उच्च न्यायालय ये कह दें कि इसमें संविधान के प्रश्न के संबंधित व्याख्या करनी पड़ेगी, या व्याख्या संबंध में कुछ है, तो वह या उसकी हम सीधी अपील कहां कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज का विशेष तौर पर कि संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि उच्च न्यायालय किसी विवाद की अगर सुनवाई कर रहे हैं, कोई मुद्दा है या कोई ऐसा विवाद है उसका सुनवाई कर रहा है उच्च न्यायालय, और सुनवाई करते करते उसको ये लगे हैं कि इसके अंदर संविधान के किसी प्रश्न की व्याख्या करनी पड़ेगी, तो ये जो अधिकार रहेगा, ये अधिकार तो आपको मैंने पहले बताया था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर की संवैधानिक प्रश्न अगर आ जाता है उसकी व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास में है, तो उच्च न्यायालय तो कर नहीं सकता। और जब उच्च न्यायालय नहीं कर सकता तो ये विवाद किसके पास चला जाएगा, सीधा सर्वोच्च न्यायालय के पास में चला जाएगा। अर्थात कह सकता हूं सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। अगर बात करूं मैं दूसरे की, जिसको नाम है दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी सुनना। दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब समझना। पहले ये चीज थी, उच्च न्यायालय में ये व्यवस्था की गई थी कि 20,000 से अगर ज्यादा 20,000 रुपए से ज्यादा की राशि, 20,000 रुपए से ज्यादा की राशि का अगर कोई विवाद है तभी उसकी अपील कहां की जा सकती थी, सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती थी। तो एक चीज ध्यान रखना इस चीज का कि अपीलीय क्षेत्राधिकार में पहले ये चीज थी कि 20,000 रुपए से अगर ज्यादा की राशि का कोई विवाद है तो उस विवाद की सुनवाई कहां की जा सकती थी, सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती थी। अर्थात कह सकता हूं 20,000 से कम है तो उसकी अपील कहां करते थे, उच्च न्यायालय में अपील करते थे, जिला स्तरीय न्यायालय में अपील करते थे। अब क्या हुआ कि उच्च न्यायालय में इसमें क्या हुआ कि कुछ संशोधन किया गया, और ये कहा गया 1973 के अंदर संविधान संशोधन किया गया, जिसे हम 30वां संविधान संशोधन कहते हैं। और जो 30वां संविधान संशोधन है उसमें ये कहा गया, अनुच्छेद 133 के अनुसार, ये भी उल्लेखित है अनुच्छेद 133 के अंदर, ये स्पष्ट किया गया, क्या किया गया कि 20,000 रुपए से भी कम राशि का अगर कोई विवाद है, 20,000 रुपए से भी कम राशि का अगर कोई विवाद है तो उस विवाद की भी सुनवाई कहां की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो ये भी ध्यान रखना आप इस चीज का कि
पहले ये नियम था कि 20,000 से ज्यादा राशि तभी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, अन्यथा नहीं। लेकिन 1973 में 30वां संविधान संशोधन किया गया, अनुच्छेद 133 के अनुसार 20,000 से कम अगर कोई राशि है उसका विवाद हम सर्वोच्च न्यायालय विवाद जो है उसकी अपील हम सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। तो ये है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार हमने दो चीजें पढ़ी। पहली पढ़ी संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसमें हमने पढ़ा कि उच्च न्यायालय के अंदर अगर उच्च न्यायालय किसी विवाद की सुनवाई कर रहा है, उसमें अगर संविधान के प्रश्न की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठ जाता है तो वो उसकी अपील कहाँ कर सकते हैं, हम सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। और दूसरी हमने पढ़ा था दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसमें हमने बताया था कि 20,000 से कम जो राशि उसकी अपील हम उच्च न्यायालय में कर सकते थे पहले, और 20,000 से ज्यादा की राशि थी उसकी हम अपील सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते थे। लेकिन 1973 के अंदर 30वां संविधान संशोधन किया गया, 133 अनुच्छेद के अनुसार 20,000 से भी कम अगर राशि है उसकी भी विवाद की जो अपील है हम कहाँ कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे तीसरा फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो देखिए फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार, उसके तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर हम पढ़ रहे थे फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, और दूसरा हम पढ़ रहे थे विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो देखिए जो फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार है वह और विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार है वो, ये दोनों क्या होते हैं सुनना। फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या होता है, इसमें 3 शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त तो यह है कि अगर मान लीजिए उच्च न्यायालय ने किसी जिला स्तरीय उच्च न्यायालय ने अपने नीचे किसी जिला स्तरीय न्यायालय के अंदर कोई मुकदमा चल रहा था और उस न्यायालय ने अभियुक्त को माफ कर दिया, और अगर मान लीजिए उसकी अपील उच्च न्यायालय में जब की जाती है और उच्च न्यायालय ने उस जिला स्तरीय जो न्यायालय है, जिला न्यायालय जो है, इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उसे मृत्यु की सजा दे दी हो। समझे बात को? नहीं समझे दोबारा सुनना। फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या बात है? बात यह है कि उच्च न्यायालय जिला स्तरीय न्यायालय के कोई निर्णय के विरुद्ध किसी व्यक्ति को मृत्यु की सजा दे दी हो। तो मतलब सीधा सा रहेगा फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कि जिला स्तरीय न्यायालय के अंदर कोई विवाद चल रहा है और जिला स्तरीय न्यायालय ने उस अभियुक्त को माफ कर दिया, लेकिन विपक्ष ने क्या किया कि उसकी अपील उच्च न्यायालय में की, और उच्च न्यायालय ने क्या किया कि जिला स्तरीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उस अभियुक्त को मृत्यु की सजा दे दी। तो ऐसे विवाद सीधे कौन सुन सकता है? सर्वोच्च न्यायालय सुन सकता है। वहां से उस मामले को मंगवा सकता है सीधा, और सर्वोच्च न्यायालय उस पर डिसीजन दे सकता है। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज सुनना, दूसरी चीज ये है अधिकांश क्षेत्रों में कि उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय अपने अधीन जो न्यायालय है, अपने अधीन न्यायालय जो है, उन न्यायालयों में कोई विवाद चल रहा है, उस विवाद को अपने यहां मंगवा कर उसका निर्णय देना और अभियुक्त को मृत्यु की सजा देना। और अगर ऐसा उच्च न्यायालय निर्णय ले लेता है मृत्यु की सजा की, तो वो सीधी सुनवाई कौन कर सकता है? उस विवाद में भी सुनवाई कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। उसे मंगवा सकता है, अपने पास में सुनवाई कर सकता है। तो ये तीसरी स्थिति। अगर मैं बात दूसरी स्थिति, तो देखिए ऐसी चीजें हो जाती हैं कई बार। देखिए अगर मैं बात करूं
तीसरे की, तो तीसरे में क्या होता है कि फौजदारी अपीलेट क्षेत्राधिकार की तीसरी बात आप ये ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए किसी विवाद के अंदर संविधान के प्रश्न के संबंध में कोई समस्या आ जाती है, विवाद आ जाता है, या मैं कह सकता हूं ये कि सर्वोच्च न्यायालय ये डिसीजन दे देगी, भाई उच्च न्यायालय ये डिसीजन दे दें कि इसमें संविधान के संबंधित कोई विवाद है तो उसकी भी सुनवाई कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखना इस चीज का कि अपीलेट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत फौजदारी अपीलेट क्षेत्राधिकार है, और फौजदारी अपीलेट क्षेत्राधिकार के अंदर हमने पढ़ा कि तीन हमने नियम पढ़े, उन नियमों के आधार पर उसकी अपील कहां की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अब देखिए अगला जो है वो है विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार। विशिष्ट अपीलीय जो क्षेत्राधिकार है उसकी हम बात करते हैं। तो विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ सैन्य न्यायालय, आप ध्यान रखना इस चीज का कि सैन्य न्यायालय को छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ सैन्य न्यायालय को छोड़कर भारत में कोई भी अगर न्याय मंडल है, भारत में अगर कोई भी न्याय मंडल है, उस न्याय मंडल के निर्णय के विरुद्ध निर्णय कौन दे सकता है, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये जो निर्णय की जो शक्ति है, ये शक्ति कहलाती है विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो आप कह सकते हो कि कुछ ऐसी चीजें अगर बच जाती हैं वो सारी इसमें आ जाएगी विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी सिर्फ सैन्य न्यायालय के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता वो, और बाकी सभी के निर्णय को वो प्रभावित कर सकता है। अर्थात कह सकता हूं भारत में कोई भी न्यायमंडल है, उस न्यायमंडल के विरुद्ध ये न्याय कर सकता है, निर्णय दे सकता है, और इसका निर्णय जो होगा वो सर्वप्रिय होगा, यानी इसके विरुद्ध आप अपील नहीं कर सकते हो। तो ये थी विशिष्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार। आगे हम बात करेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका सुर सदन विद्याश्रम के YouTube चैनल पर। दोस्तों, कल हमने सर्वोच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों का जिक्र किया था, जिसमें हमने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में अध्ययन किया था, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ा था, और उसके साथ साथ में हमने उसकी जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, और आज हम जो पढ़ेंगे वो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तो देखिए आज हम आगे देखते हैं तीसरा क्षेत्राधिकार। देखिए तीसरा जो क्षेत्राधिकार है उसे हम नाम देते हैं परामर्श के संबंध में क्षेत्राधिकार। ये है पहली शक्ति। अर्थात अच्छा, आगे की मैं बात करूं चौथी शक्ति की, तो देखिए चौथी जो शक्ति है उसकी वो अधिकतर क्षेत्रों के अंदर अभिलेख क्षेत्राधिकार के संबंध में, और अगली जो है उसको हम कहते हैं मौलिक अधिकारों का रक्षक, और अगले जो है उसको हम कहते हैं संविधान का रक्षक। तो ये इन शक्तियों की हम बात करेंगे आज। पहले परामर्श के संबंध में क्षेत्राधिकार की बात करेंगे, अभिलेखीय न्यायालय के बारे में बात करेंगे, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कैसा जाना जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय, उसकी हम बात करेंगे, और संविधान का रक्षक किस प्रकार से कह सकते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय को। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, या मैं कह सकता हूं न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, समझाइए, उसकी भी हम बात करेंगे। तो देखिए एक ही हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं परामर्श के संबंध में क्षेत्राधिकार। तो देखिए परामर्श के संबंध में क्षेत्राधिकार, अगर मैं इसकी बात करूं तो अनुच्छेद 143 के अनुसार अनुच्छेद 143 के अनुसार
जो राष्ट्रपति महोदय हैं, भारत के जो राष्ट्रपति महोदय हैं, वो राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय है, इस सर्वोच्च न्यायालय से किसी सार्वजनिक प्रश्न पर परामर्श मांग सकते हैं। देखिए, यह है परामर्श के संबंध में क्षेत्राधिकार। इसमें क्या है कि अनुच्छेद 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय जो है, उस सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उस न्यायाधीश से किसी सार्वजनिक प्रश्न पर, या कह सकता हूं कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जिस पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श की आवश्यकता है राष्ट्रपति महोदय को, तो देखिए सार्वजनिक प्रश्न पर वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, यानी राय ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय जानकारी दे दे, तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति जो है इस जानकारी को या इस परामर्श को माने, या कह सकता हूं मैं कि राष्ट्रपति महोदय उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और ऐसा भी तो नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह ये परामर्श प्रदान करें, ऐसा भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्या कि राष्ट्रपति महोदय परामर्श स्वीकार करें या न स्वीकार करें, उनके विवेक पर निर्भर करता है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश परामर्श दे या न दे, ये भी उन पर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श, राष्ट्रपति जो है वो परामर्श मांग सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से। आगे की हम बात करें तो देखिए अगली शक्ति की, हम बात करें तो देखिए अगली शक्ति है उसकी अभिलेखीय न्यायालय। देखिए अभिलेखीय न्यायालय की बात करें हम तो कई बार एग्जाम में यहां से प्रश्न बनते हैं, क्या प्रश्न बनते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, स्पष्ट करें। या पूछ लिया जाता है अभिलेखीय न्यायालय का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए सुनना, अभिलेखीय न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार इसमें दो चीजें हैं। एक चीज तो यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं, सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देता है, उन निर्णय को भारत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय को भारत में किसी भी अदालत में अगर ले गए, कहीं पर भी ले जाएंगे, तो वो साक्ष्य रूप में स्वीकार किए जाएंगे। अर्थात उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात करें हम तो दूसरी चीज ये है कि अगर साक्ष्य रूप में स्वीकार नहीं कर सकते तो मैं कह सकता हूं ये कि उस पर अवमानना का आरोप लगाया जा सकता है, तो आप कह सकते हो कि अगर न्यायपालिका जो है या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अगर कोई नहीं मानता है तो उस पर अवमानना के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो आप ध्यान रखना इस चीज का। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब यह है कि उसके साक्ष्य भारत में सभी जगह माने जाएंगे और उसके निर्णय के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई करता है तो अवमानना के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये जो शक्ति है, ये शक्ति कहलाती है अभिलेखीय न्यायालय। तो आप कह सकते हो कि अभिलेखीय न्यायालय क्या है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप बता सकते हो ये दो चीजें जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय, अर्थात उसके जो लेख हैं वो सब जगह मान्य होंगे। तीसरी चीज आगे की बात करें हम तो देखिए हमने कहा था मौलिक अधिकारों का रक्षक। कैसे? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकारों का रक्षक भी है। कैसे हैं? देखो क्या है कि जिस किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकता है।
और वो जो 5 प्रकार के आदेश हैं, उन आदेशों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मुझे मौलिक अधिकारों का रक्षक भी है। कौन कौन से ऐसे आदेश हैं तो सुनना। पहला जो आदेश है वो कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा जो आदेश है वो आदेश कहलाता है आपके परमादेश। तीसरा जो आदेश है वो कहलाता है आपके अधिकार प्रेक्षा। चौथा जो है वो कहलाता है आपके उत्प्रेक्षण। और जो पांचवा जो है तो देखिए पांचवा जो रहेगा वो रहेगा आपके प्रतिषेध। तो देखिए 5 प्रकार के आदेश हैं और ये जो 5 प्रकार के आदेश हैं ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जा सकते हैं जिससे मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। तो कौन कौन से आदेश हैं दोबारा सुन लेना आप। पहला जो रहेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण रहेगा, जिसके तहत हमने आगे कक्षा में आप पढ़ोगे, लेकिन मैं बता देता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय में पेश करना पड़ता है, और अगर पेश नहीं किया जा सकता तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का लगाया जा सकता है उन पर आरोप। तो आप कह सकते हो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेक्षण, जिसे हम रीट कहते हैं, प्रतिषेध। तो ये 5 प्रकार के आदेश हैं जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जा सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा अभिलेखीय न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय कैसे हैं, परामर्श के संबंध में उसको कौन कौन से अधिकार दे रखे हैं, और मौलिक अधिकारों का रक्षक किस प्रकार से है। आगे हम बात करते हैं अगले की। अगली शक्ति है न्यायिक पुनर्विलोकन। इसको आप ढंग से थोड़ा पढ़ना, तो कई बार एग्जामिनर यहां से प्रश्न बनाता है, पूछ लेता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, समझाइए। तो देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में बात करते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन एक ऐसी शक्ति है जो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान ने संरक्षण की शक्ति प्रदान की है। अर्थात कह सकता हूं संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि वो संविधान का संरक्षण करें। संविधान के संरक्षण का मतलब ये है कि जो संघ सरकार है, या कह सकता हूं संघीय सरकार है, संघीय या जो राज्य सरकार है, इनके द्वारा जो विधि बनाई जाती है, या कह सकता हूं जो कानून बनाए जा सकते हैं, उन कानून जो बनाए जाते हैं, उन कानूनों का पुनर्विलोकन करें। ध्यान रखना इस चीज का कि पुनर्विलोकन करें। और अगर मान लीजिए अनुच्छेद 132 व अनुच्छेद 133 के अनुसार मार्कर में से खत्म हो गई है तो भर लेता हूं थोड़ी सी, आगे हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इसके अनुसार क्या कर सकता है कि वो उन जो कानून बनाए जाते हैं, जो विधि बनाई जाती हैं, उस विधि की वैधानिक जांच कर सकता है। तो देखिए वैधानिक जांच कर सकता है। और अगर मान लीजिए संघीय सरकार, या कह सकता हूं संसद या राज्य विधानमंडल, संसद या राज्य विधानमंडल अगर कोई ऐसी विधि बनाते हैं या ऐसा जो कानून बनाते हैं जिस कानून के द्वारा मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण
करता है, मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण करता है, अगर ऐसा कोई कानून बनाया संसद ने या विधानमंडल ने जो मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण करता है या करने की कोशिश करता है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है अनुच्छेद 131 और 32 के अनुसार उसको समाप्त कर सकता है। तो ध्यान रखना इस चीज का कि अनुच्छेद, अच्छा ध्यान रखना, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, अनुच्छेद 131 और 32 के अनुसार, अनुच्छेद 131 और 32 के अनुसार अतिक्रमण अगर कोई कर रहा है, कोई ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रही है, तो देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है उस कानून को रद्द कर सकता है या कह सकता हूं समाप्त कर सकता है। ये जो शक्ति है ये कहलाती है न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। तो एक बार दोबारा मैं बात कर लेता हूं, आपको एक एक शक्ति की बात कर लेते हैं हम। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, सुनना। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब ये है कि संविधान के संरक्षण की शक्ति प्रदान की गई सर्वोच्च न्यायालय को। इसके तहत संघीय सरकार, राज्य सरकार जो कानून बनाती है उन कानूनों की वैधानिक जांच कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। और अगर अनुच्छेद 131 और 32 के अनुसार संसद या राज्य विधानमंडल ने मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण किया है या ऐसा कानून बनाया है जिससे मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों को समाप्त कर सकता है, रद्द कर सकता है। तो ये जो शक्ति है ये शक्ति कहलाती है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो ये था आज आपके सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां थी उनके बारे में मैंने आपको बताया, और लगभग मैंने सारी शक्तियां आपको कवर करवा दी हैं। और एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न बन सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख कीजिए, या सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों का उल्लेख कीजिए, तो या सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति ने पूछ कर कोई विशेष एक शक्ति पूछ ली है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। और अगर आपको किसी में कोई समस्या आई है या कोई आपको लगता है कि कोई टॉपिक हार्ड है और उसे मैं पहले पढ़ा हूं, तो आप मुझे कमेंट लिख कर बता दीजिए कि ये टॉपिक मुझे पहले पढ़ाइए, तो मैं वो पहले पढ़ाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। लाइक और